हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सर श्रीधर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एवं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में जाना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में जानेंगे। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां रह गई थी, उस कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया जाता है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया था, इसके पीछे रीज़न ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मदद मांगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से दिवालिया हो गई है, बैंकरप्ट हो चुकी है और वह गवर्नमेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से वह मदद चाहती है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंकरप्ट होने के पीछे रीज़न ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे थे, लोगों से रिश्वत लेते थे और अपने स्वयं के लिए जो है वो कार्य करते थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़े घाटे में जा रही थी। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाहा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू उसके जरिए वह ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना अधिकार करे, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट को सौंपने के पक्षधर में नहीं थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया कहाँ से? देखिए, 1784 में यह एक्ट आता है। 1780 में विलियम पिट्स ब्रिटेन के पार्लियामेंट में मेंबर बन के आते हैं और 1783 में वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं और 1784 में यह एक्ट लाया जाता है। तो यह एक्ट उन्हीं के नाम पर है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम पर, जिनका नाम विलियम पिट था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण को बढ़ाया गया। मतलब जो प्रयास 1773 में किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करने का जो प्रयास किया गया था, उसी को और मजबूती प्रदान करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। देखिए, कंपनी के अधिकृत क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। देखिए, जो जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे ये प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को नियुक्त किया गया था, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो वारेन हेस्टिंग्स थे। उसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई ये जो क्षेत्र थे भारत में, इन क्षेत्रों को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन कर दिया गया। मतलब अब ये जो क्षेत्र हैं वो भारत के क्षेत्र नहीं होंगे, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र होंगे, ये ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे जानने का ये प्रयास करते हैं कि देखिए, गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। मैंने आपको पिछली लेक्चर में भी बताया था, बंगाल, मद्रास और बम्बई ये तीनों प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, जिनको बंगाल के जो गवर्नर थे इनको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। 4+1 एक गवर्नर जनरल होते थे और 4 अन्य सदस्य होते थे। लेकिन ये व्यवस्था इसमें खत्म करके अब 3+1 कर दिया गया। 3 आपके सदस्य होंगे और 1 गवर्नर जनरल होंगे। इसी तरीके से आपके मद्रास और बम्बई में भी किया गया। एक सदस्य जो 4 सदस्य हुआ करते थे उनको घटाकर
3 सदस्य कर दिया गया, 3 सदस्य। आगे हम देखते हैं, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। देखिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म नहीं किया गया, इसको व्यापारिक मामलों के लिए सौंप दिया गया। इसके सदस्यों में भी कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। 24 सदस्य पहले भी थे और 24 सदस्य अभी भी बने थे, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसकी स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामलों के लिए लाया गया, जिसमें 6 सदस्य थे। 2 आपके ब्रिटिश मंत्रिमंडल से थे और 4 आपके प्रिवी काउंसिल से थे। राजा के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते थे। आगे देखते हैं, हमने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कि इसमें सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है, केंद्रीकरण की, लेकिन यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में। देखिए इनका जो कार्य होता था, ये अलग अलग पृथक पृथक कार्य होता था इनका। दोनों के बीच एक दूसरे के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। तो देखिए बोर्ड ऑफ प्रोपोराइटर्स का अंत जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया था, बोर्ड ऑफ प्रोपोराइटर्स, उसका अंत कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ प्रोपोराइटर्स का कार्य क्या होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का कार्य होता था, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसको खत्म कर दिया जाता है।